नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। ऐसे वक्त में जब हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहता है, कुछ लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को लेकर ऐसा ही एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। कहा यह गया कि कोवैक्सीन वाले टीके में गाय के बछड़े का सीरम है। हम और आप ये जानते हैं कि भ्रम वाली ऐसी बातें जंगल में आग की तरह फैलती है और इसीलिए हमने इस विषय को लेकर पूरी जानकारी जुटाई ताकि आपके सामने सच रखा जाए, सच 100% सच रखा जाए। मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी में आज आप ये जानेंगे कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का सच क्या है और हम आपको बेहद आसान तरीके से ये भी समझाएंगे कि कोरोना की वैक्सीन बनती कैसे है ताकि आपके मन में रत्ती भर भी भ्रम ना रहने पाए। कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है, मैं इसे महापाप कहूंगा। कोवैक्सीन में बछड़े के खून के इस्तेमाल का सच क्या है? क्या कोरोना की वैक्सीन पर जानबूझकर भ्रम फैलाया गया? क्या देश में कोरोना से जंग को कमजोर करने की कोशिश हुई? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 24 घंटे पहले कांग्रेस के एक नेता ने कोवैक्सीन वाले टीके को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल होता है। ये जघन्य है। ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। गौरव पांधी ने अपने ट्वीट के साथ आरटीआई के उस जवाब की कॉपी भी सबके सामने रखी जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया। कांग्रेस नेता के इस दावे के बाद ही सोशल मीडिया में कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। वहीं कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने सफाई जारी कर कहा है कि तमाम अशुद्धियों को हटाने के बाद ही उसका ये टीका तैयार किया जाता है। भारत बायोटेक ने अपनी सफाई में लिखा, वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए किया जाता है, लेकिन सार्स कोविड-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध है, जिसमें सभी अशुद्धियों को हटाकर निष्प्रभावी वायरस कंपोनेंट है। भारत बायोटेक कंपनी की तरफ से यह बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है, मैं इसे महापाप कहूंगा। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? सवाल केंद्र सरकार पर उठे थे और निशाने पर देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव थी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोवैक्सीन के फाइनल वैक्सीन प्रोडक्ट में गाय के नवजात बछड़े का सीरम नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं उसमें तथ्यों को गलत तरीके से रखा जा रहा है। दशकों से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वो नहीं रहता। यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर,
वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम को लेकर कांग्रेस की तरफ से जिस आरटीआई का हवाला दिया गया उसमें क्या था, यह समझना भी जरूरी है। सबसे पहले देखिए, विकास पाटनी नाम के किसी शख्स ने यह आरटीआई डाली थी। इसमें पूछा गया था, क्या भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन में FBS यानी फीटल बोविन सीरम का किसी भी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और क्या भारत सरकार या उसके किसी विभाग ने इसकी मंजूरी दी। इसके जवाब में आरटीआई में बताया गया कि कंपनी से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक वेरो कोशिकाओं की वृद्धि की प्रक्रिया में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग कोवैक्सीन के भारी मात्रा में उत्पादन में कोरोना वायरस प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अभी तक दो बातें साफ हो गई। पहली ये कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में सीरम का इस्तेमाल होता है। दूसरी ये कि लेकिन कोरोना की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। और अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन आखिर बनती कैसे है। इसे लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की है, साथ में सरकार की तरफ से भी पूरी प्रक्रिया जो बताई गई है वो आपके सामने रखूंगी, जिसे हम आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वैक्सीन बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसकी शुरुआती प्रक्रिया में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा में टीकों में इसका इस्तेमाल दशकों से होता आ रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए खास वेरो सेल्स की जरूरत पड़ती है। इन वेरो सेल्स को बढ़ाने के लिए बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में अगर कहूं तो वेरो सेल्स में सीरम खाद का काम करता है। वेरो सेल्स जब ग्रो कर जाती है तो उसमें कोरोना के वायरस को छोड़ा जाता है। वेरो सेल्स में कोरोना का वायरस उसके बाद रेप्लिकेट होता है, यानी वायरस को विकसित किया जाता है। वेरो सेल्स की वृद्धि के बाद उसे पानी और केमिकल से धो दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बछड़े का सीरम पूरी तरह से फिर साफ हो जाता है। वायरस के रेप्लिकेट करने के बाद वेरो सेल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और इसके बाद वेरो सेल्स में जो वायरस विकसित किया गया वो भी मर जाता है, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है, प्योर हो जाता है। हिंदी में निष्क्रिय और शुद्ध हो जाता है। इसी निष्क्रिय या फिर कहिए कि मरे हुए वायरस का इस्तेमाल फाइनल टीके को बनाने के लिए फिर किया जाता है। वैक्सीन बनाने के लिए सीधे तौर पर बछड़े के सीरम का उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए कोवैक्सीन का जो टीका बनकर तैयार हुआ है उसमें बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता। और यहां यह भी समझ लीजिए कि बछड़े का सीरम वैक्सीन का इंग्रेडिएंट नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है यानी बछड़े का खून है, वो बात बिल्कुल गलत है। सीरम का इस्तेमाल बेहद शुरुआती प्रक्रिया में होता है, लेकिन जब वैक्सीन बनकर तैयार होती है तो उसमें सीरम का एक अंश भी नहीं रह जाता है। यह साफ हो जाने के बाद भी कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम नहीं है, कांग्रेस इसे तूल देने में जुटी है। जो बात अब आरटीआई के माध्यम से सामने आई है या जो बात सरकार और भारत बायोटेक विदेश में बता रही है, वही बात यहाँ अगर हम लोगों से साझा करती, यहाँ के लोगों को बताती, तो वो तय करते कि उन्हें कौन सा वैक्सीन लगाना है, क्योंकि यहाँ विकल्प है। ये बात की गौवंश पदार्थ के इस्तेमाल को लेकर तो इस देश में वो संवेदना का विषय है। सब लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को पड़ता है। कांग्रेस ने सिर्फ कोवैक्सीन को लेकर ही सवाल नहीं उठाए, कोविशील्ड वैक्सीन के डोज के बीच फासला बढ़ाने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतर को लेकर राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया। इस खबर में कहा गया है कि 13 मई को जब कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ा करके 12 से 16 हफ्ते किया गया, तो इसमें सरकारी पैनल की सहमति नहीं थी। इसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट में लिखा, कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला
पारदर्शी व वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, लेकिन अतुल्य प्रतिभा के धनी युवराज श्री राहुल गांधी जी के ज्ञान के सामने तो आर्यभट्ट और अरस्तु जैसे विद्वान भी नतमस्तक हो जाएं। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर कहा कि कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का निर्णय पारदर्शी और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। कोविड कार्य समूह ने यह फैसला एकमत से लिया है और इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। स्टडी बताती है कि 2 डोज में अंतराल बढ़ाने से वैक्सीन का असर बढ़ जाता है। कोरोना के इन दोनों टीकों के बहाने कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की जो कोशिश की, वो कोशिश फेल होगी। याद रखिए, किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई उस घटना की जिसकी वजह से पूरे देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक बहस छिड़ गई है। लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई। कुछ लोगों ने इस मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने जैसे ट्वीट किए। हालांकि बुजुर्ग ने खुद कहा था कि उन्हें जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने को कहा गया। पाकिस्तान का जासूस भी उसे कहा गया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उनकी जांच में ये कहानी जो बुजुर्ग की तरफ से कही गई थी वो झूठी पाई गई है और इसीलिए गाजियाबाद पुलिस ने अब फर्जी खबर फैलाने वाले कुछ पत्रकारों और ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। साफ साफ कह रहा हूँ, ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई, ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया। गाजियाबाद के लोनी में हुई इस घटना ने सरकार को ट्विटर की नकेल कसने का मौका दिया है, क्योंकि अब ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपको इस घटना को जानना जरूरी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा है। पहनावे और पहचान से वो व्यक्ति मुसलमान दिख रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति की दाढ़ी भी है जिसे कैंची के साथ काटा गया। दाढ़ी काटने वाला वीडियो संवेदनहीन है, इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा रहे। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है। आगे इन बुजुर्गवार के साथ डंडे से मारपीट भी हो रही है। बुजुर्ग तेजी से उछल रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंत में बुजुर्ग के ऊपर एक तमंचा भी ताना जा रहा है। बिना आवाज का ये वीडियो वैसे तो 5 जून का है, लेकिन ये अभी वायरल हुआ है। पता चला कि बुजुर्गवार का नाम है अब्दुल समद। पड़ताल हुई तो अब्दुल समद मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनको किडनैप किया, मारपीट की, दाढ़ी काटी और जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए और पाकिस्तान का जासूस भी कहा। चक्कर से बैठा नहर के लिए और नहर से एक वाले ने मुझे कहा, मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। नहर लेकर 2 आदमी से बैठे हुए, 2 और आगे से बैठ गए। आगे पुलिस वाले में लगे, वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए। वो जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। नहीं तो हमारा के बेटा और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, कहीं वही सब छोटी और एक वो मोबाइल में था, मोबाइल ले लिया। ये आरोप अपने आप में बहुत सनसनीखेज थे। सोशल मीडिया पर तुरंत माहौल बन गया, एक के बाद एक ट्वीट होने लगे। ओवैसी ने लिखा कि हिंदूवादी गुंडे हमेशा बुजुर्ग और किशोर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पत्रकारों ने गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट का ये वीडियो पोस्ट करते हुए बहुत कुछ कहा और लिखा, लेकिन कहानी पलट गई। पुलिस सामने आई और कहा कि इस घटना में हिंदू मुसलमान जैसा कोई एंगल है ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद तावीज बनाने से जुड़ा है। अब्दुल समद तावीज बनाने का काम करते थे। लोनी के प्रवेश गुर्जर को भी तावीज बनाकर दिए थे। तावीज बांधने के 4 दिन बाद प्रवेश की पत्नी का गर्भपात हुआ और पिता का भी एक्सीडेंट हुआ। प्रवेश को लगा कि ये सब उस तावीज की वजह से ही हुआ है, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर डाली। पुलिस के मुताबिक मारपीट की इस घटना में प्रवेश के कुछ मुस्लिम दोस्त भी शामिल थे।
साफ कह रहा हूँ, ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटना का पीछे की वजह क्या है। तो ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया है और ये व्यक्तिगत कारण से हुई है, इसलिए संप्रदाय की भूमिका इसमें नहीं आ रही है। जो मारपीट करने वाले लोग थे उसमें भी 2 संप्रदाय के लोग थे। ये जो बुजुर्ग हैं, ये इनका नाम अब्दुल समद है, ये अनूप शहर बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं। और ये जो इस भेटा हाजीपुर में कई लोगों के उन्होंने तावीज़ बनाए थे, तो उन्हीं में किसी बात को लेकर उन लड़कों में कुछ इनसे नाराज़गी थी, तो उसी कारण से उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था। घर पर पहुँचे प्रवेश के, लेकिन वहाँ पर ये प्रवेश वगैरह एवं अन्य लड़के जो थे, उनका उद्देश्य ये था कि इनके साथ मारपीट की जाए। उसका हमने संज्ञान लिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मारने वाले लड़के थे, जो मौके पर लड़के थे, जो अन्य मारपीट कर रहे थे, सभी लोग को हमने चिन्हित कर लिया है। 3 लड़के इसमें प्रवेश गुजर जेल जा चुका है। इसके अलावा आज आदिल और कल्लू गुजर को भी जेल भेजा जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इस बात की पड़ताल करने के लिए मुख्य आरोपी प्रवेश के घर भी गई। वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन प्रवेश की मौसी ने बताया कि तावीज के उल्टे असर की वजह से ही मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बताना चाहेंगे, दरअसल वो वीडियो लोनी के बंथला गांव के इसी इलाके का वीडियो है, इसी जगह का वो वीडियो है। इस वक्त हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, ये जो घर है वो मुख्य आरोपी प्रवेश गुजर का घर है। इस वक्त घर के अंदर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। बोले भाई मेरी गल इतना बुरा क्यों हुआ, मेरे घर में आग लग गई, मेरी माता रोनी फूक गई, भाई मेरे पापा का एक्सीडेंट होगा, मेरी बहू का 6 महीना का बच्चा खराब होगा, तो मैंने क्या बुरा करा आपकी घर से, मेरी घर इतना बड़ा बुरा करा। उधर अब्दुल समद के बेटे तैयब सैफी उर्फ बबलू का कहना है कि उनके पिता तावीज बनाने का काम नहीं करते। वो अभी भी इस बात पर टिके हैं कि धार्मिक कारणों की वजह से ही उनके पिता पर यह हमला हुआ। मसला जो तावीज वाला जो बताया जा रहा है, ये बेबुनियाद मसला है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, न ही हमारे यहाँ पे कोई तावीज का काम होता है। हमारे यहाँ पे लोहार बढ़ई का काम होता है, पुश्तैनी काम है हमारा। हम लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप लोग, ताकि औरों को भी ये पता चले कि भाई यहाँ पे ये तावीज़ का काम नहीं होता। ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। जिस पुलिस वाले ने वो तहरीर लिखी, उसने अपनी मर्ज़ी से तहरीर लिखी, इनके बताए हुए बयान पर तहरीर नहीं लिखी गई। और वो यहाँ तक के वो यूँ कह रहा था कि चचा अगर आपकी दाढ़ी कट गई तो कोई बात नहीं है, हवा आएगी। हमारी मुसलमान की अपनी एक पहचान होती है दाढ़ी, और इस दाढ़ी को काट के लोग हमसे यूँ कह रहे हैं कि हवा आएगी। एक नौजवान होता है, एक बुजुर्ग होता है, 40 साल से उन्होंने वो दाढ़ी रख रखी है। अगर ये काटने का मसला होता तो हर आदमी काट के जो आजाद फिर रहा होता। कुल मिलाकर मामला बहुत उलझा हुआ है। पुलिस की जांच के घेरे में अब खुद पीड़ित अब्दुल समद भी आ गए हैं, क्योंकि पुलिस को दिए उनके बयानों में फर्क पाया गया है। जैसे अब्दुल समद का कहना है कि उन्हें ऑटो में किडनैप किया गया था, जबकि पुलिस की जांच में पाया गया कि वो अपने परिचित की स्कूटी पर मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर पहुंचे थे। अब्दुल के मुताबिक उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस ने जांच में पाया कि जय श्री राम के नारे लगवाने जैसा कोई वीडियो और सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब्दुल ने पुलिस को बताया कि वो आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास अब्दुल और आरोपियों की बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस की ये जांच अपनी जगह चल रही है, लेकिन इस कांड ने सरकार को सीधे मौका दिया है कि वो ट्विटर पर नकेल कस सके, क्योंकि इस घटना के बहाने ट्विटर के जरिए ही फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई। इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने अब ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया था और धार्मिक एंगल देने की कोशिश की थी। पुलिस ने एफआईआर में मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, द बायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बाद यह पहला मामला है जब सीधे ट्विटर के खिलाफ भारत में एफआईआर दर्ज हुई हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्विटर को जो इम्यूनिटी भारत में मिल रही थी वो अब खत्म हो गई है। ऐसा होने से होगा क्या, अब जरा ये समझ लीजिए। अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी करेगी।
सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा दी गई है। इसके तहत किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। किसी भी केस में कंपनी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। यह इम्यूनिटी ट्विटर के पास भी थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है क्योंकि ट्विटर ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और इसीलिए उसके खिलाफ गाजियाबाद में FIR दर्ज भी हुई है। इसीलिए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण था। ट्विटर अपने फैक्ट चेक मैकेनिज्म के बारे में कुछ ज्यादा उत्साही रहा है। यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में ट्विटर नाकाम रहा है, जो गलत सूचना से लड़ने में इसकी नाकामी की ओर भी इशारा करता है। और इस बीच पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है, यानी पिटाई कांड से पहले का वीडियो है। इस वीडियो में अब्दुल समद का जो बैग है वो खोला गया, जिसमें जादू टोने और ताबीज से जुड़ी हुई चीजें मौजूद दिखी। बैग में जादू टोने से जुड़ी एक किताब भी मिली है जिस पर सिपली जादू लिखा हुआ है। इस वीडियो के मुताबिक अब्दुल समद जादू टोने से जुड़ा हुआ था और वो जादू टोना करता था, जबकि अब्दुल समद का परिवार, अभी आपने कुछ मिनट पहले देखा था, बार बार ये दावा कर रहा है कि उनका जादू टोने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो लोहे का कोई पुश्तैनी काम करते हैं। लेकिन ये देखिए, बैग खुला, बैग में से ताबीज निकला, बैग में से वो किताब निकली जिस पर जादू के इल्म की बातें लिखी हुई है। और ये वीडियो जो है वो पिटाई से पहले का है, 5 जून का है। और अब हम इस पूरे कांड में आपको एक अहम गवाही दिखाते हैं। अब्दुल समद का दावा है कि उन्हें किडनैप किया गया और फिर उनसे मारपीट हुई, लेकिन जो व्यक्ति अब्दुल समद को अपनी स्कूटी पर बैठाकर आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर लेकर गया, वो ABP न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा को मिला और उसने सारे राज से पर्दाफाश किया है। आप भी गौर से सुनिए। इंतियार भाई बोले, इंतियार भाई घरवाली बोली, तू बोने इन्हें लेके चला जा वहाँ पर बंथला परवेश के यहाँ पर। मैं वहाँ पर पहुँचा सर, बीच में फ़ोन आया। फ़ोन परवेश बोला कहाँ पर है, मैं बोला यहाँ पर हूँ बंथला, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा सर। वो बोला ठीक है। वो उसके घर पहुँच गया मैं, तो उसने सूपी को रख लिया। इसने फिर आदिल को फ़ोन करा। आदिल को फ़ोन करने के बाद ये 5-6 लड़के आए थे आदिल के साथ। फिर इंतियार के पास फ़ोन करा, इंतियार के पास उनका इंतज़ार ऐसे ऐसे सूपी तरह नाम ले रहा है, उनका इंतज़ार ने करवाया था। ये क्या करवाया था, मतलब क्या परवेश ने क्या बताया? सर तबीज़ घंटे करवाए थे, उनका इंतजार तेरा नाम ले रहा, सूपी उनका इंतजार ने करवाए थे तबीज़ घंटे तेरे ऊपर मेरे घर पे, जो मेरा इसका घर पूरा बस आ जाए। तो सर आने के बाद तो इनमें आपस में झगड़ा बन गया। इंतियार भाई भी बुला लिए वहीं पर ही, इनमें आपस में झगड़ा बन गया। वहाँ पर किस में झगड़ा हुआ आपस में? परवेश में, इंतियार भाई में, आदिल वादिल में, इनमें सब में सर। तो सर फिर उसके बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। ये 5 तारीख की आप घटना बता रहे हैं, जब ये हुआ था वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और दाढ़ी किसने काटी थी? पूरी बात बताइए, पूरी घटना बताइए। वहाँ पर आदिल मौजूद था, अनस, आवेश, क्या नाम है उसका सर, उसका बाबू बिहारी, आवेज, सावाज जी सर, इंतजार जी। फिर क्या हुआ? तो सर दाढ़ी काट दी थी इनकी कल्लू ने जी। बातचीत कुछ हुई होगी ना, पहले वहाँ पहुँचे होंगे, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा इसको? अब्दुल समद को क्या बोला इन्होंने? सर इन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर जाते ही मारना शुरू कर दिया बस? जी सर, मेरे ये ले गए थे सर इसको, इनको सर इनको फिर ले गए, इनको गोदाम में ले गए थे, गोदाम में इनके साथ मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद सर मैं ये ऑफिस में आगे ले आए, जब आदिल हरिया ऑफिस में आ गए थे सर, ये इनको गोदाम में से ऑफिस में ले आए थे। ये ऑफिस में लाने के बाद परवेश ने रैपटे वैपटे मारे थे, ये सबके सामने इनकी ये हुई थी सर। फिर ये जो बात सामने आ रही है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, क्या ये बात भी हुई थी वहाँ पर जब आप थे वहाँ? नहीं सर, हमारे सामने नहीं हुई थी ये, हमारे सामने नहीं होते सर। ये इंतज़ार आपके कौन लगते हैं और क्या इंतज़ार परवेश को भी जानते हैं? जी हाँ, ये अभी 2-3 साल से जानते थे। आपस का झगड़ा था, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन चूंकि टोपी और दाढ़ी, तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की।
लेकिन हो गई एफआईआर दर्ज। आपको पता होगा कि जब ये पूरा का पूरा मामला बुजुर्ग के मारपीट का चल रहा था तो एक नाम आया समाजवादी पार्टी के नेता इदरीस पहलवान का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही बुजुर्ग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव बातचीत अब इदरीस पहलवान की, आप एबीपी न्यूज के साथ देखिए। गाजियाबाद के मामले ने जब तूल पकड़ा तो फिर एक नाम सामने आया उमेद पहलवान का, जो लोनी इलाके से हैं और वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं चचा के घर पर हैं अनूप शहर में। पहलवान जी, ये बताइए कि आपको इस मामले की जानकारी कब हुई थी और कैसे हुई थी? देखिए, 5 तारीख को मेरे पास फोन आता है, 6 तारीख को मेरे पास शहीदनगर से फोन आता है कि उमेद पहलवान जी आप शहीदनगर आ जाइए, एक घटना आपके लोनी बॉर्डर थाने में हो गई है। मैं क्या हो गया है कि हम यही बताएंगे, फ़ोन के बताने की बात नहीं है। फिर मैं जब वहाँ शहीदनगर पहुँचा तो शहीदनगर पहुँचने पर मैंने देखा कि 20 से 30 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं और उन्होंने मेरे सामने चचा को लाकर बिठाया और कहा कि इन चचा की दाढ़ी काट दी गई है और इनकी कमर देखे इनको बहुत पीटा गया है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कि हम इंसाफ चाहते हैं। मैं चचा देख लेना, आप ना मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, आप कहीं चले गए जहाँ भी आप बता रहे हैं तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा कि नहीं बेटा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी कमर देख लीजिए। जब कमर मैंने उनकी देखी तो वाकई बड़ा दिल दुखा। कहने लगे मेरी 40 साल की वाइट दाढ़ी बड़ी बेरहमी से उन लोगों ने काटी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है चलिए, हम 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से चलते हैं और लोनी थाने पहुँच लेते हैं। लोनी थाने जो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप सबूत के साथ देख लेना कि 2 से 2.5 घंटे हम लोग चचा और 10-12 आदमी, जो मुझ पे वहाँ की वीडियो भी है 6 तारीख की, हम वहाँ 2-2.5 घंटे घूमते रहे। पुलिस ने जैसे ही वो तहरीर देखी, उस तहरीर में लिखा हुआ है कि मुझे मारा पीटा और जो चीज़ आप बोल रहे हो मैं बोलूँगा तो भी उस बात को पकड़ लिया जाएगा, जो नारे और वो सारा जो उसमें है। जब उस तहरीर को देखा तो पुलिस बावली हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम मामला आपका कल लिखेंगे। फिर जब चचा और शहीदनगर के लोग 4-5 मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 बजे की बात है, ये लोग जब मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि लोनी पुलिस ने 2 और हमारे साथ गलत काम किए हैं। कि एक तो एक सिपाही ने कहा कि चचा आपकी दाढ़ी कट गई, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं, अच्छा हुआ आपकी दाढ़ी कट गई, लड़के लग रहे हैं। दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि आपके बैग में कितने रुपए थे? तो चचा ने कहा कि मेरे बैग में 2000 रुपए थे, 1000 रुपए थे सॉरी। तो लो 2000 लो चले जाओ। तो मैंने कहा चचा ऐसे कहा कि कहा, तो मेरा दिल दुखा। मैंने कहा चचा ना वो हमारी रिपोर्ट लिख रहे हैं और वो आपका अपमान कर रहे हैं, तो चलिए मैं फेसबुक लाइव आता हूँ, हिंदुस्तान के सामने आपकी बात को रखूंगा। आपने फेसबुक लाइव कब करा था, कितने बजे, कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख? 7 तारीख को। जब 7 तारीख को मैंने फेसबुक लाइव किया और मैं जैसे अपनी लाइव से हटा तो 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद 7 साढ़े 7 बजे लोनी बॉर्डर थाने में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, और वो भी उन धारा में कि जो हमारी तहरीर ही नहीं थी। चचा की तहरीर और है, आप देख लीजिए, मेरा स्क्रीनशॉट देखिए 6 तारीख का। आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं कि 6 तारीख को मैंने इंस्पेक्टर वाले रूम में दरोगा जी के सामने उस तहरीर का फोटो लिया, और आप देख लेना फोटो है नहीं है। मैंने फोटो खींचा, उस तहरीर को उनको दी, उसकी हम कापी अपने पास ले आए। हमें पता चला मुकदमा हो गया, चचा अपने घर आ गए। क्योंकि मैं इस चीज़ को कानून के साथ चाहता था, सांप्रदायिक बात नहीं चाहता था, कानून के साथ बड़े प्यार से इस मामले को निपटाना चाहता था मैं। इसी तरीके से हम लोग चुप हो गए। 10 तारीख को मेरे पे सबूत है कि 10 तारीख को परवेज गुजर, क्योंकि कुछ मीडिया और कुछ लोग, एक परवेज और एक परवेज मुसलमान, परवेज हिंदू। अब वो परवेज निकल जाए मुंह से तो हिंदू और परवेज निकल जाए तो मुसलमान। अब उस परवेज मुसलमान, क्योंकि गुजर मुसलमान भी होते हैं और परवेज हिंदू है, हिंदू गुजर होते हैं। अब कुछ मीडिया, कुछ आदमी कि ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, मुसलमानों ने दाढ़ी काटी। अभी चचा ने बयान दिए हैं कि मुझे पीटने वाला कोई भी मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू थे। अगर हम दंगा कराना चाहते,
सांप्रदायिक बात करना चाहते तो जब 10 तारीख को वो अपराधी थाने में था तो कोई मुसलमान उनके पास गया? कोई मुसलमान? किसी ने थाने पे धरना दिया, प्रदर्शन किया, गाली दी, पथराव किया, बदतमीजी की? ऐसा किया होता तो सांप्रदायिक बातें थी। जब वो कोर्ट गया तो किसी ने बदतमीजी की, किसी ने जहालत की बात की। फिर वो वीडियो जो 2 तारीख को लाइए, चचा का मुझे दिखाइए इनकी दाढ़ी का फोटो, इधर लाइए। तो ये तो आप उम्मेद पहलवान की बात को सुन रहे थे। बात कम, तकरीर ज़्यादा थी। लेकिन आपने एक बात देखी, इससे पहले जो उस बुजुर्ग को लेकर उस जगह पहुंचा जहां पर परवेश गुर्जर था, उसने कहा कि कुछ और भी लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मारपीट की है। तो मामला इतना सीधा नहीं है जितना उम्मेद पहलवान इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के नाम पर पैसे लेकर कोई आतंकी हाफिज सईद की तिजोरी भर सकता है? DRDO का नाम लेकर कोई आतंकी संगठन के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है? यकीन नहीं करेंगे ना आप, लेकिन ऐसा हुआ है। अमेरिका के एक संगठन ने दुनिया के सबसे घिनौने घोटाले से पर्दाफाश किया, जिसमें ISI के इशारे पर अमेरिका में चंदा जुटाया गया और लोगों को यह बताया गया कि इन पैसों से भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद की जाएगी। करीब 150 करोड़ रुपए जमा भी हुए और अब पता लगा है कि ये पैसा हाफिज सईद जैसे आतंकियों तक पहुंचाने के लिए जमा किया गया था। पाकिस्तान ने बनाया आपदा को आतंक का अवसर। भारत के नाम पर खुली आतंक की दुकान। कोरोना के चंदे से भरी हाफिज की तिजोरी। दुनिया के दबाव में इस ग्लोबल आतंकी को पाकिस्तान भले ही सलाखों के पीछे रखने का ढोंग रचे, लेकिन इसके ऐशो आराम में इमरान और बाजवा की जोड़ी कोई कसर नहीं छोड़ती। हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत के खिलाफ सबसे कारगर मोहरा समझता है। कश्मीर में जब हमारे जवानों ने हाफिज के लश्कर की दुकानें बंद की तो पाकिस्तानी सेना ने उसकी तिजोरी भरने के लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया। इस फॉर्मूले के तहत हाफिज के लिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं, जिसका पर्दाफाश अमेरिका की एक एजेंसी ने किया है। जिसके मुताबिक कोरोना के नाम पर पाकिस्तानी एनजीओ ने करोड़ों का चंदा जुटाया। ये वो एनजीओ हैं जो अमेरिका में काम करते हैं। ऐसे दर्जनों पाकिस्तानी एनजीओज ने अमेरिका में चंदे की मुहिम चलाई। ये चंदा हेल्प इंडिया ब्रीथ प्रोजेक्ट के तहत लिया गया और ये दावा किया गया कि पैसों का इस्तेमाल कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए किया जाए। अनुमान के मुताबिक इस अभियान से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए, क्योंकि भारत की गुडविल की वजह से लोगों ने खुलकर दान दिए। लेकिन अब सामने आया है कि इस पैसे को आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जाना है। यह सनसनीखेज पर्दाफाश अमेरिका की एजेंसी डिसइंफो लैब ने किया है, जिसने इसे दुनिया के इतिहास का सबसे घिनौना घोटाला करार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में काम करने वाले कई पाकिस्तानी एनजीओज ने एक साथ चंदे की मुहिम शुरू की। यह तमाम चंदा उगाही भारतीयों की मदद के नाम पर की गई, जिसमें सबसे पहले एक रकम जमा करने का टारगेट बनाया गया, मगर यह टारगेट पूरा होते ही नया टारगेट बना दिया गया। इस तरह करीब 2 करोड़ रुपए जमा करने के साथ शुरू हुई मुहिम में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर लिए गए। हैरानी की बात यह है कि इस रकम का न तो एक पैसा भारत आया और न ही इन पैसों से खरीदा गया एक भी सामान भारत भेजा गया। यानी भारत का नाम लेकर लोगों को ठगा गया। लेकिन यह ठगी जिस तरह से अंजाम दी गई, उससे साफ है कि इसका रिमोट पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हमेशा से इस बात पे काम करती रही है कि वो अपनी टेरर फंडिंग के लिए अलग अलग सोर्सेज से पैसे को इकट्ठा करना, क्राउड फंडिंग भी करती है, अरब कंट्रीज़ में भी की। अब अमेरिका के अंदर उसने पाकिस्तानी NGOs का सहारा लिया। और उसके अलावा ये भी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करती है, और जो कि टेरर फंडिंग के काम आता है। ये गतिविधि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI काफ़ी समय से कर रही है। भारत के नाम पर ठगी का ये पूरा खेल एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। इसके लिए ISI ने जिस शख्स को अपना चेहरा बनाया उसे भी जान लीजिए।
इस मुहिम की अगुवाई जो शख्स कर रहा था उसका नाम डॉक्टर इस्माइल मेहर था। अमेरिका में चैरिटी संगठन चलाने वाले इस शख्स का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। अमेरिका में डॉक्टर इस्माइल ईमाना नाम के एनजीओ से जुड़ा है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसके अलावा इस मुहिम में शामिल दूसरा एनजीओ था ICM, जो पाकिस्तान के जमात इस्लामी से जुड़ा है। एक और बड़ा एनजीओ HHRD भी भारत के नाम पर चंदा जुटाने की मुहिम में शामिल था। ये पाकिस्तान के जमात इस्लामी से तो जुड़ा ही है, यह हाफिज सईद के संगठन फलाह इंसानियत के साथ मिलकर काम करता है। पाकिस्तान के कई बड़े बड़े एनजीओ की शाखाएं अमेरिका में भी हैं। साथ ही इनका कामकाज सवालों के घेरे में भी घिरता रहा है। कभी इनके रिश्ते हमास से जुड़े तो कभी इनके तार हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तौयबा से भी जुड़ते रहे हैं। अमेरिका में चंदा उगाही करने वाले संगठन HHRD ने 2017 में पाकिस्तान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके प्रायोजकों में हाफिज सईद का संगठन फलाह इंसानियत भी शामिल था। इन बड़े बड़े एनजीओज के अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे संगठनों ने भारत की मदद के नाम पर पैसे जुटाए। इस चंदे की मुहिम की अगुवाई डॉक्टर इस्माइल मेहर कर रहा था, जिसका तार सीधे पाकिस्तान सेना से जुड़ा है। इससे साफ हो जाता है कि ये काम पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर अंजाम दिया गया। उसने एक नया तरीका निकाला कि एनजीओज के ऊपर शुबा नहीं हो सकता। वो अगर फंडिंग इकट्ठा करते हैं, उनके मदद से फंडिंग को इन आतंकवादी संगठनों को पहुंचाया जाएगा तो पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान ये नहीं जानता कि इस तरह की बातें फौरन पता चल जाती हैं। और ये बात न केवल अमेरिका के साथ डिस्कस करनी चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी अवगत कराना चाहिए, और भारत जरूर उनको भी अवगत कराएगा आने वाली मीटिंग। All your donations are tax deductible. They will help save lives and make a difference. भारत के नाम पर लिए गए चंदे को लेकर डॉक्टर इस्माइल से कई बार सवाल हुए, लेकिन हर बार उसका जवाब बदल जाता है। डॉक्टर इस्माइल का दावा है कि भारत को $8 लाख के मेडिकल उपकरण भेजे गए, जबकि सच ये है कि भारत में कभी भी मेडिकल उपकरण नहीं आए। दूसरा दावा यह है कि एयर इंडिया से राहत का सामान फ्री में भेजने का करार हुआ। सच ये है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़े एनजीओ से एयर इंडिया का करार नामुमकिन है। तीसरा दावा यह है कि भारत में हमारे पास स्वयंसेवी हैं, जिसमें हिंदू और सिख लोग हैं। सच ये है कि ईमाना के स्वयंसेवी कभी नहीं देखे गए। चौथा दावा है कि DRDO से हमारा करार हुआ है। सच ये है कि पाकिस्तानी सेना से रिश्तों वाले संगठन का DRDO से करार भी असंभव है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि डॉक्टर इस्माइल की अगुवाई में जितने भी एनजीओज भारत के नाम पर चंदा जुटा रहे थे, उन सभी के तार पाकिस्तानी सेना या फिर हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। जाहिर है ये पूरी साजिश पाकिस्तानी सेना या ISI ने ही रची, जिसे इन एनजीओज ने अंजाम दिया, और अब जमा हुआ पैसा हाफिज जैसे आतंकियों की तिजोरी में पहुंचने की तैयारी में है। पाकिस्तान की कुछ एनजीओज ने अमेरिका में पैसा इकट्ठा किया भारत में कोरोना के से पीड़ित लोगों की मदद के लिए, मगर उसका इस्तेमाल अब वो टेरर फंडिंग में किया जा रहा है। ये एक सभी के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चिंताजनक बात है। इसके मतलब ये है कि और देशों में भी इस तरह की गतिविधियाँ, ये भी देखने की बात है। ये आने वाला समय बताएगा। हमें जो करना होना चाहिए। अमेरिका की जिस संस्था ने पाकिस्तान के इस शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश किया है, उसने ये सलाह भी दी है कि भारत और अमेरिका की सरकार इस मामले पर कानूनी कदम उठाएं और आतंक को पालने वाले ऐसे संगठनों पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये हेराफेरी लंबे समय से चल रही है और ये एनजीओ बेहद शातिर तरीके से अपना पैसा आतंकी संगठनों तक पहुंचाते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान बेस्ड एनजीओ अलग अलग तरीकों से चंदा जुटाते हैं। ये चंदा पाकिस्तान के अल मुस्तफा ट्रस्ट को दिया जाता है, जो पाकिस्तान से जुड़ा एक एनजीओ है। यहाँ से पैसा ISI को चला जाता है और फिर आसानी से हाफिज जैसे आतंकियों तक पहुंच जाता है। भारत के नाम पर चंदा जमा कर आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का यह कारनामा पाकिस्तानी एनजीओज ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले हमास से लेकर कई आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का यह कारनामा पाकिस्तानी एनजीओज करते रहे हैं। इन संगठनों के रिश्ते न केवल कट्टरपंथी गुटों और आतंकी तंजीमों से हैं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के भी ये करीबी माने जाते हैं। इनमें से कई संगठन तो ऐसे हैं जो बिना कानूनी मंजूरी के ही चंदा उगाही करते हैं और बाद में बिना हिसाब किताब जमा हुए इस पैसे को आतंकी गुटों तक हवाला के रास्ते पहुंचाते हैं। सच्चाई ये है कि रहेंगे भिखारी ही। कोका कोला के निवेशकों को 29,328 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपने सही सुना,
करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान। देखिए मेरी स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिख रहा है जिसमें फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिखाई दे रहे हैं, जो पुर्तगाल के कैप्टन हैं। आजकल यूरो कप चल रहा है। हंगरी के खिलाफ जीत के बाद रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके सामने कोका कोला की 2 बोतलें रखी हुई थी। क्योंकि कोका कोला यूरोप कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर है, रोनाल्डो ने कोक की दोनों बोतलें किनारे रख दी और उसकी जगह पानी की बोतल उठाई और कहा कि पानी पियो। बस फिर क्या था, कोका कोला के शेयर्स में गिरावट शुरू हो गई और फिर आपने सुना शेयर की प्राइस 1.6% यानी 1.6% गिर गई। कोका कोला की मार्केट वैल्यू 242 अरब डॉलर से घटकर 238 अरब डॉलर की हो गई। $4 बिलियन यानी 29,328 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।